સીધો જઉં છું હું अनुपम जी પાસે। अनुपम जी, सीएमआई के रिपोर्ट के मुताबिक युवाओं के लिए रोजगारी की स्थिति अभी बहुत प्रतिकूल है और उसके हिसाब से लेबर पार्टिसिपेट रेट जो है वो भी कम दिख रहा है। आप ये बताइए कि युवाओं में बेरोजगारी का दर जो है वो ऊंचा क्यों दिख रहा है? नहीं, देखिए आपने ठीक कहा। सीएमआई की रिपोर्ट का हवाला कि स्थिति प्रतिकूल है और जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करने का जो पूरा अरिथमेटिक है, हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार भी है, वो भी इस बात की पुष्टि करेंगे कि देखिए उसमें जब लेबर फोर्स अगर श्रिंक कर रहा हो और तब जाके अगर बेरोजगारी दर बढ़ रही हो तो ये तो और ज्यादा चिंता का विषय है। मतलब कि सिर्फ बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है इस वक्त जो लोग रोजगार ढूंढ रहे थे उन्होंने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया है, पहले कल तक जो ढूंढ रहे थे। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम होने का मतलब है कि किसी तरह की हताशा बढ़ रही है, निराशा बढ़ रही है और वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा एनसीआरबी के आंकड़ों में। आप एनसीआरबी के आंकड़ों में देखिए, पहली बार हमारे देश में छात्र, युवा, श्रमिक बेरोजगारी के कारण इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। और हम तो अभी पिछले कई महीनों से हमारा जो कार्यक्रम और आंदोलन जो चल रहा था उसमें हम यही कह रहे थे कि इस वक्त देश की सबसे गंभीर बहस, सबसे बड़ी चिंता ये होनी चाहिए थी कि देश के युवा आत्महत्या कितनी भारी तादाद में कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि नहीं, उस निराशा और हताशा से निकालने की जरूरत है, समाधान और उम्मीद की दिशा में ले जाने की जरूरत है। लेकिन जैसा कि देखिए अभी व्यास जी को भी मैं सुन रहा था और हम सब अपने घरों में और बड़ों से हमेशा ये सुनते हैं और ये मैं मानता हूं कि सही भी है कि उत्तम कृषि और फिर व्यापार और उस तरीके से। लेकिन देखिए कि जो बेरोजगार है युवा और जो खुदकुशी कर रहा है उसकी आज वैसी परिस्थिति बना दी गई जहां पे कि उसके पास कोई विकल्प नहीं। कृषि, एग्रीकल्चर कितना रेम्यूनरेटिव है। अगर हमारे देश में कृषि क्षेत्र की अगर मुनाफे का हो, अगर किसान का बेटा चाहता कि मैं भी किसान बनूं क्योंकि यहाँ पे किसान और किसानी खेती से मेरे परिवार का और मेरे समाज में जो मेरी स्थिति है वो और बेहतर होगी, तो शायद इतनी बुरी स्थिति नहीं रहती। इस वक्त लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल रहे हैं बिल्कुल, और वो अलग अलग जगहों पे फिर रोजगार ढूंढ रहे हैं। व्यापार की आप बात करते हैं, व्यापार में देखिए जो बिग बिजनेस है, जो कॉर्पोरेट्स, उन्होंने हर सेक्टर में लगभग बिजनेसेस को मोनोपोलाइज करना शुरू कर दिया है। तो जो छोटे व्यापारी थे, जो व्यापार शुरू करते थे, जो रिटेलर्स थे, उनकी हालत देखिए क्या है इस समय। और वो खुद ब खुद नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, कोई अंतरराष्ट्रीय कुछ गतिविधि ऐसी थी जिस कारण से हो गया है। ऐसी परिस्थिति बनने में हमारी जो सरकार है उसके फैसलों का एक योगदान रहा। और हमारे देश में देखिए 93 से 94% जो ऑलमोस्ट 93 to 94% ऑफ आवर इकोनॉमी इज इन द इनफॉर्मल सेक्टर, असंगठित क्षेत्र में जो रोजगार है वो बिल्कुल। तो 93-94% तो असंगठित क्षेत्र में है, जिस पर नोटबंदी जैसे फैसलों का असर पड़ा। और उसके बाद जो 6-7% जो बचा उसमें देखिए प्राइवेट सेक्टर में लगभग 4% रोजगार। हमने लेट 90s में और उसके बाद के दशक में देखा हमारे देश में आईटी सेक्टर बूम हुआ, कई सेक्टर्स में ग्रोथ हुआ और उसके बाद कई रोजगार मिल रहे थे। पिछले दशक में, कम से कम पिछले कुछ वर्षों से, न ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उस तरह का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वो नष्ट ही हुआ है। जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पे ले ऑफ आम बात हो गई है। हम लोग तो देखिए युवा अल्लाह बोल आंदोलन के माध्यम से देखते हैं कि दिन रात आए दिन कभी किसी कंपनी में इतना ले ऑफ हो गया, उनकी बात आती है हमारे तक, कभी किसी कंपनी में हो गया। पूरा जो कोविड का जो माहौल था वो कई कंपनीज के लिए एक मौका बन गया अपने फिक्स्ड कॉस्ट को कम करने का। लोगों को जितना छटनी करनी है कोविड और लॉकडाउन के नाम पे कर दो और उसको अभी तक उन्होंने रिवाइव नहीं किया है। तो ये स्थिति बन रही है। और तब जाके आप जब सवाल करते हैं कि लोग सरकारी नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं, तो आप समझिए जब कहीं पे कोई विकल्प नहीं होगा तो कोई वो युवा जो है वो बीटेक करके, पोस्ट ग्रेजुएट करके और पीएचडी करके जब वो रेलवे के ग्रुप डी का फॉर्म भरता है तो वो शौक से नहीं भर रहा होता है। ऐसा वो समझना पड़ेगा कि उसकी ऐसी स्थिति बन गई है जहां पे कि वो पोस्ट ग्रेजुएट करके और जो है इंजीनियरिंग करके रेलवे की ग्रुप डी का फॉर्म भर रहा है। आप देखिए रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी का जो फॉर्म निकला था उसमें 2,42,00,000 आवेदकों ने अप्लाई किया। आप संख्या देखिए 242 लाख, जिसको लेकर अभी जनवरी के महीने में बड़े प्रदर्शन हुए और बाद में सरकार ने मांगों को माना भी। जो और उसके बाद ये आप देखिए सेना को लेकर, सेना भर्ती को लेकर जो 3 साल से भर्ती नहीं निकल रही थी उसको लेकर प्रदर्शन हुए और जब भर्ती निकली तो 4 साल की अग्निपथ योजना, कॉन्ट्रैक्ट के सेना में भी बहाली
हमने विरोध किया तो हम जैसे लोगों को तिहाड़ जेल में डाल दिया उठाकर, सिर्फ किसी नीति का विरोध करने के कारण। तो देखिए आज परिस्थिति ऐसी है, मेरा मानना है कि बेरोजगारी सिर्फ एक आर्थिक समस्या भर नहीं, बेरोजगारी जीवन मरण का सवाल बन चुका है। वो आंकड़ों में दिख रहा है, रियल लाइफ स्टोरीज में दिख रहा है, सड़कों पे दिख रहा है, और एक राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुकी है। और सरकारों को और पूरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को, सिर्फ सरकार को ही, पक्ष विपक्ष सबको ये चाहिए कि वो इस गंभीर विषय को एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन ओरिएंटेड ढंग से कैसे आगे बढ़े। और उसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये कि सरकार एक्नॉलेज करे कम से कम कि यहाँ पे कुछ चूक हुई है, यहाँ पे एक समस्या हुई है। ये कह देना कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, और ये कह देना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके अपनी बात खत्म करूंगा। कई लोग कहते हैं कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, हम भी ये बात कहते हैं सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, और जितने लोग बेरोजगारी का सवाल उठा रहे सब ये बात कहते हैं। ये गलत नैरेटिव। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि जो नौकरियां हैं सरकार वो क्यों नहीं दे। इस वक्त इस देश में लगभग 1 करोड़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलाकर 1 करोड़ लगभग पद है जो स्वीकृत है लेकिन रिक्त है, सैंक्शन है लेकिन वेकेंट। उसको क्यों नहीं भरा जाता? उसको भरने में कौन सी दिक्कत है? और देखिए हमारे देश में, जैसा मैंने अभी कहा कि टोटल एम्प्लॉयमेंट का लगभग 3% है जो पब्लिक सेक्टर में सरकारी नौकरी। आप दुनिया के किसी देश में चले जाइए, लोग जितने यहाँ पे बौद्धिक बहस कर लें, दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, वो सोशलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी फॉलो कर रहे हो या कोई कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी फॉलो कर रहे हो या कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री हो, कहीं पे भी टोटल एम्प्लॉयमेंट का कम से कम 7%, 8%, 10% जो है वो सरकारी पब्लिक सेक्टर में होता है। भारत जो है दुनिया के सबसे कम उत्तरी अफ्रीकी देशों की तुलना में 3%, और उस 3% में भी 1 करोड़ के लगभग पद खाली है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए क्या सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए क्या? और बाकी सेक्टर्स में रोजगार हो उसके लिए माहौल बनाना, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हो उसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, ये क्या बेरोजगार युवाओं का काम है? ये क्या नागरिकों का काम है? ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। और कहीं आपको लगता है कि स्किल एक इश्यू है कि नहीं, स्किल डेफिसिट है, तो भाई भारत के युवाओं को स्किल मिलना चाहिए। ये क्या जापान सरकार की जिम्मेदारी है? ये भी तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है ना। कि सिर्फ नारे दे देने से, सिर्फ तरह तरह के मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, नए नए स्लोगन्स, नए नए नारे दे देने भर से, अगर बस इतने भर से काम हो जाता फिर तो कोई समस्या नहीं होती। और सिर्फ घोषणा कर देने से काम हो जाता तो फिर पक्ष विपक्ष हर पार्टी के हर नेता ने जितनी सुंदर सुंदर घोषणाएं की है युवाओं के लिए, रोजगार के लिए और नौकरियों के लिए, तो सिर्फ घोषणाओं से काम हो जाता तो कोई समस्या ही नहीं होती देश में। देश में बहुत गंभीर समस्या है, बहुत गंभीर संकट है, उसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है और उसको कंस्ट्रक्टिव ढंग से, सॉल्यूशन ओरिएंटेड ढंग से समाधान की तरफ ले जाने की जरूरत है। वरना हमारे देश में देखिए जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है आज के समय में, हम कहते हैं युवाओं का देश है भारत, हमारे देश में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो बहुत भारी संख्या में, और ये पॉजिटिव बात है कि हमारे देश की प्रगति में, इकोनॉमिक ग्रोथ में वो योगदान दे सकता है। लेकिन वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डिजास्टर ना बन जाए, ये जिम्मेदारी जो है ये सरकार पर और हम सब पर है, और हम सबको सजग रहना चाहिए कि ऐसी स्थिति आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनुपम जी, ऐसा नहीं है, कुछ लोग का कहना ऐसा भी है कि भाई ऐसा नहीं कि देश के अंदर रोजगारी नहीं है, रोजगारी तो है लेकिन स्किल लेबर बाजार के अंदर नहीं अवेलेबल है। ये भी कुछ लोगों का कहना है। और कही जाए बात तो देश के अंदर एक मुद्दा कौशल्य विकास का भी है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां हमको स्किल लेबर अभी तक नहीं मिल रहा है। नहीं, बात सही है, मैं सहमत हूं आपकी बात से कि देखिए, मैंने अपनी पिछले वक्तव्य में कहा भी कि स्किल डेफिसिट तो एक इशू है, कौशल विकास जरूर एक इशू है। आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो एम्प्लॉयर्स के लिए ये बहुत बड़ा इशू है कि हमारे सामने जो लोग हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है। तो ये सब तो बिल्कुल इशू है, और हम कहाँ इसको खारिज कर रहे हैं कि ये इशू नहीं है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि अगर ये इशू है भी तो हर इशू में जब हम एक कॉर्पोरेट के एचआर प्रिंसिपल में होता है वाई एनालिसिस, कि आप 5 बार पूछे कि ऐसा क्यों है, अगर ये इशू है तो क्यों है, क्यों का जवाब जब मिलेगा तो उस पर भी पूछे क्यों है, तो फिर हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। इसका मतलब किसी की जवाबदेही तो होनी चाहिए ना, जो भी इशू है, जो भी परिस्थिति है, समवन हैज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। वो किसकी जवाबदेही? ब्रिटेन की सरकार की जवाबदेही है कि भारत के युवाओं में इशू नहीं, स्किल नहीं है। अगर भारत के नौजवान ग्रेजुएट हो रहे हैं, आप उन कॉलेजेस से, उन यूनिवर्सिटी से उनको डिग्री दे रहे हैं
जिसकी मान्यता यूजीसी से प्राप्त है, आप उसको एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन वो अगर ग्रेजुएट होके सही मायने में वो उसके अंदर वो दक्षता, वो क्षमता वो नहीं है जो किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के ग्रेजुएट में होना चाहिए, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही? क्या हम ये कहें कि इस देश में जो बेरोजगार है ये उसकी गलती है? क्या हम ये कहें कि जो उनके माँ बाप है उनकी गलती है? हम तो ये कह ही रहे। देखिए, सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि एक समस्या है, और फिर ये मानना पड़ेगा खास करके उनको जिनके ऊपर ये जवाबदेही है कि हमसे चूक हुई है। हमसे मतलब व्यक्तिगत तौर पे हमसे नहीं, मतलब हमारे तंत्र से चूक हुई है, हमारी पिछली सरकारों से चूक हुई है, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उनसे चूक हुई है। हम ये जब हम अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर जब ये सोचना शुरू करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि चूक हुई है, और जब चूक हुई है समझ में आएगा तभी हम समाधान ढूंढना शुरू करेंगे। लेकिन अगर हम कहते रहेंगे, ढिंढोरा पीटते रहेंगे, प्रचार में मगन रहेंगे कि हमने कौशल विकास के लिए बहुत कुछ किया है, तो अगर बहुत कुछ किया है तो फिर आज क्यों कौशल विकास इतना बड़ा गंभीर सवाल है? अगर स्किल इंडिया सक्सेसफुल है तो फिर स्किल क्यों इशू है? अगर स्किल इशू है तो इसका मतलब स्किल इंडिया सिर्फ नारेबाजी थी ना। तो ये